नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ना सिर्फ कुछ सूखे ऐतिहासिक तथ्यों की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करेंगे एक ऐसी अमर हुंकार की, एक ऐसी जबरदस्त लोक कथा की जो आज भी सदियों बाद अरावली की वादियों में गूंज रही है। हम महाराणा प्रताप को न सिर्फ एक राजा के चश्मे से नहीं, बल्कि स्वाभिमान के एक अटूट प्रतीक के रूप में देखेंगे। तो चलिए इस महाकाव्य जैसी कहानी में गोता लगाते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, अरावली की पहाड़ियों पर रात का गहरा अंधेरा उतर रहा है। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। ये वो वक्त था जब पूरा हिंदुस्तान बड़ी तेजी से बदल रहा था और विशाल मुगल साम्राज्य का परचम लगभग हर तरफ लहरा रहा था। बड़े बड़े ताकतवर दरबार घुटने टेक रहे थे। लेकिन इस घने अंधेरे के बीच भी हमारे स्रोत बताते हैं कि मेवाड़ की धरती पर स्वाभिमान की एक आग अब भी धधक रही थी। मेवाड़ कोई आम राज्य नहीं रह गया था। ये राजपूती आन बान और आज़ादी की आखिरी सांसें ले रहा एक अभेद गढ़ बन चुका था। अब उस दौर का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए। जहां दूसरे राजकुमार सोने चांदी और आलीशान महलों के मखमली सपने देख रहे थे ना, वहीं प्रताप का बचपन बिल्कुल अलग था। एकदम जमीनी। वो अपनी मिट्टी में खेलते थे, घोड़ों के साथ दौड़ लगाते थे और तलवार की चमक में अपना भविष्य देखते थे। ये जो बुनियादी अंतर है ना, ये साफ बताता है कि प्रताप का कैरेक्टर किसी महल की सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि एक असली योद्धा की जमीनी हकीकत से गढ़ा गया था। और पता है इस जमीनी जुड़ाव की सबसे बड़ी वजह क्या थी? उनकी माँ की दी हुई एक बहुत ही गहरी सीख। उन्होंने कहा था, हार जाना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मिट्टी को बेच देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। सोचिए, ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये वो बीज था जो बचपन में ही प्रताप के मन में बो दिया गया था। स्रोत के मुताबिक ये बात उनके खून के एक एक कतरे में बस गई थी और इसी चीज ने उन्हें आगे चलकर हर लालच और समझौते के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा कर दिया। तो चलिए आते हैं अपने पहले अध्याय पर, महलों की राजनीति बनाम स्वाभिमान, यानी साम्राज्य बढ़ाने के लालच और आज़ादी के दृढ़ संकल्प के बीच की सीधी टक्कर। देखिए, दिल्ली में बैठा साम्राज्य सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं लड़ रहा था, उनकी कूटनीति भी बहुत तेज थी। राजाओं को झुकाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, फिर बेशुमार धन दौलत का लालच दिया गया, और हद तो तब हो गई जब आधा हिंदुस्तान सौंप देने तक का ऑफर दे दिया गया। साम्राज्य एक एक करके राजाओं को इसी तरह अपनी जेब में डाल रहा था। लेकिन ये सारे हथकंडे, ये सारे के सारे प्रलोभन महाराणा प्रताप की चौखट पर आकर औंधे मुंह गिर गए। उन तमाम बड़े बड़े ऑफर्स के जवाब में प्रताप का सिर्फ एक ही टू द पॉइंट जवाब था, राजपूत भूखा रह सकता है, लेकिन गुलामी की रोटी हरगिज नहीं खा सकता। सीरियसली, ये वाक्य अपने आप में कितना पावरफुल है ना। ये एकदम साफ कर देता है कि ये लड़ाई कुर्सी या सत्ता की थी ही नहीं, ये लड़ाई थी वजूद की, आत्मसम्मान की, जहां किसी भी शाही ताकत के सामने सिर झुकाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, दुश्मन के लिए शरण। राजनीतिक दुश्मनी के बीच इंसानियत की एक ऐसी मिसाल जो आपको हैरान कर देगी। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर पिलर रहे बैरम खान की। ये वही बैरम खान थे जिन्होंने अकबर को बचपन से पाला पोसा और इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, दरबार की जहरीली राजनीति ने उन्हें ही अपने जाल में फंसा लिया। जो इंसान कल तक सबसे पावरफुल था ना, वो दरबारियों की साजिशों का ऐसा शिकार हुआ कि उसे अपनी ही जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ा। सत्ता की राजनीति कितनी क्रूर हो सकती है, ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जब बैरम खां के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो वो मदद मांगने राजपुताने की तरफ ही क्यों गए? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि महाराणा प्रताप अपने सबसे बड़े दुश्मन के खास आदमी को शरण क्यों देंगे? खुद प्रताप के सरदारों ने उनसे यही पूछा कि महाराज, हम अपने ही दुश्मन की मदद आखिर क्यों करें? सच में ये प्रताप के लिए एक बहुत बड़ी मॉरल टेस्टिंग थी। और इसके जवाब में प्रताप ने जो कहा, वो उनके बेदाग चरित्र को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है। उन्होंने कहा, मदद मांगने वाले की रक्षा करना हमारा धर्म है। राजपूत तलवार दुश्मन पर उठाता है, किसी बेबस इंसान पर नहीं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये साबित करता है कि प्रताप के लिए उनका धर्म और उनकी मर्यादा किसी भी राजनीतिक दुश्मनी से बहुत बहुत ऊपर थे। स्रोत बताते हैं कि जब ये बात बैरम खान के कानों तक पहुंची ना, तो उनकी आंखें छलक आईं। उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा था कि मुगलों से अच्छे तो ये राजपूत हैं जो दुश्मनों के लिए भी अपना वचन नहीं तोड़ते। हालांकि ये बहुत दुख की बात है कि बैरम खान को बाद में उन्हीं राजनीतिक ताकतों ने मार गिराया जिनके लिए सत्ता इंसानियत से बढ़कर थी।
लेकिन प्रताप ने इतिहास में इंसानियत और उसूलों की एक ऐसी लकीर खींच दी जो कभी नहीं मिटने वाली। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे अध्याय का, हल्दी घाटी का युद्ध। इतिहास के पन्नों को लाल कर देने वाली वो भयंकर रणभूमि। यहाँ का कंट्रास्ट देखिए, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ खड़ी थी विशाल मुगल सेना, अनगिनत सैनिक, भारी भरकम तोपें और बड़े बड़े हाथी, और दूसरी तरफ प्रताप की सेना। लोग कम थे, हथियार भी कम थे, लेकिन भाई उनके सीनों में एक ज्वालामुखी धधक रहा था। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये हथियारों के अंबार के खिलाफ अदम्य साहस की सबसे बड़ी टक्कर थी। और फिर युद्ध शुरू हुआ। तलवारें जबरदस्त तरीके से टकराईं, घोड़ों की टापों से सच में धरती कांपने लगी। स्रोत जिस तरह से इसे बयां करते हैं, ऐसा लगता है कि राजपूत योद्धा दुश्मनों पर ऐसे टूट पड़े थे जैसे वो साक्षात मौत को ही चुनौती दे रहे हों। उस दिन हल्दी घाटी के मैदान में प्रताप की आंखों में जो आग और हाथ में जो भाला था ना, वो नजारा ही किसी भी दुश्मन के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। अध्याय 4, चेतक का अमर बलिदान। एक बेजुबान लेकिन सबसे वफादार साथी की दिल छू लेने वाली कहानी। आपको बता दूं, चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था, वो मानो प्रताप की सांस था। जब रणभूमि में दुश्मनों ने प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया, तब चेतक बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उसके पैरों से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसकी वफादारी के सामने वो दर्द भी हार गया। वो दौड़ता रहा, बस दौड़ता रहा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो अपने स्वामी को किसी भी कीमत पर आज नहीं आने देगा। सामने एक गहरी खाई जैसी नदी उफान पर थी और पीछे मौत खड़ी थी, लेकिन चेतक वो रुका नहीं। उसने एक ऐसी विशाल छलांग लगाई जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। ये वो छलांग है जिसकी गूंज आज भी आप राजस्थान के लोकगीतों में पूरी श्रद्धा के साथ सुन सकते हैं। उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन अपने स्वामी को बचा लिया। नदी पार करते ही चेतक जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। ये एक ऐसा पल था ना जो पत्थर का भी दिल पसीज दे। एक ऐसा महायोद्धा जिसके नाम से बड़े बड़े साम्राज्य थर थर कांपते थे, वो आज फूट फूट कर रो रहा था। प्रताप अपने सबसे प्यारे, सबसे वफादार साथी का सर अपनी गोद में रखकर बैठे थे। ये दृश्य हमें दिखाता है कि एक नायक के अंदर भी कितनी गहरी मानवीय भावनाएं और पीड़ा होती है। अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर, अध्याय 5, अजेय संकल्प। संघर्ष, त्याग और आजादी की जिद का चरम। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने महलों का सुख छोड़ दिया और घने जंगलों को अपना घर बना लिया। वो कठोर पत्थरों पर सोते थे। जरा सोचिए, एक पिता के लिए अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखना कितना मुश्किल होता होगा। उन्होंने घास की रोटियों पर गुजारा किया। उन राजाओं से इनकी तुलना करके देखिए जो सत्ता के मजे के लिए घुटने टेक चुके थे। प्रताप ने हर सुख सुविधा को ठोकर मार दी, लेकिन अपना सिर कभी नहीं झुकने दिया। इस पूरे संघर्ष का सबसे दिल झकझोर देने वाला पल वो था जब एक रात उनकी भूखी बेटी के हाथ से एक जंगली बिलाव घास की बनी वो सूखी रोटी भी छीनकर भाग गया। लोक कथाएं बताती हैं कि अपनी छोटी सी बच्ची को इस तरह बिलखता देख कर ना, एक पल के लिए उस फौलादी योद्धा का कलेजा भी कांप उठा था। ये बिल्कुल वो पॉइंट था जहां कोई भी आम इंसान टूटकर बिखर जाता। लेकिन ठीक अगले ही पल उन्होंने आसमान की ओर देखा और एक ऐसा संकल्प लिया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने कहा, हे मातृभूमि, जब तक मेरे शरीर में खून की आखिरी बूंद भी बाकी है ना, मैं तुझे गुलाम नहीं होने दूंगा। उनका वो सबसे गहरा दुख उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और सच कहूं तो यही वो संकल्प है जो इस पूरी कहानी का असली निचोड़ है। इसीलिए हमारे इन स्रोतों का साफ निष्कर्ष यही है कि महाराणा प्रताप सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई नाम नहीं है, वो एक जुनून है, एक आग है। आज भी जब राजस्थान की मिट्टी में स्वाभिमान और बलिदान की बात छिड़ती है ना, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का ही नाम गूंजता है। वो महज ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं ऊपर उठकर स्वाभिमान के एक अमर हुंकार बन चुके हैं। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। सिर्फ राज करने वालों और अमर इतिहास बन जाने वालों के बीच आखिर क्या अंतर होता है? क्या ये सिर्फ सत्ता, कुर्सी और दौलत का खेल है, या फिर ये अपने उसूलों, अपनी मिट्टी और अपने स्वाभिमान के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का साहस है? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।